में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस या जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो जो आने लायक क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज ये बिना टाइम खराब किए अपन चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। यहाँ इसका मतलब रियल नंबर, आप सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप समझ चुके होंगे, वास्तविक संख्या ये चैप्टर है। इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। छोटा जो क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग का, वो या तो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड होगा, या आपको पता है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई जो होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एक इसमें से प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। यहाँ पे √2 की जगह है √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना भाई, वो जहां तक है ये दोनों चीजें अपन को अच्छे से आनी भी चाहिए, और स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपको मिलेगा। ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर का वो यहीं से शुरुआत होगी भाई। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट अपन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। जैसा कि मैंने अक्सर आपको पढ़ा भी दिया है कि पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तीनों रिलेटेड है इक्वेशन से, और चैप्टर 2 के अंदर अपन इक्वेशंस एनी टाइप्स की बात कर लेते हैं। खासकर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा की गई है, जिसे अपन द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इस चैप्टर में ज्यादा तो कुछ है भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है, 2.1 एंड 2.2 है। ठीक है ना, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। 2.1 में तो इक्वेशंस रेडी करना है, ठीक है, और उनको सॉल्व करना है, या वो इक्वेशंस किस टाइप की आपको पता करना है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने जो गुणनखंड विधि यूज की थी ना, वो फॉर्मूला फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने इक्वेशंस जो है इस चैप्टर में सॉल्व की थी। तो एक तो आएगा भैया इसमें से समीकरणों को हल करना, इक्वेशंस सॉल्व करना, समीकरणों को हल करना। ठीक है, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसमें, वो है अपना जर्नल फॉर्म। आपको पता होनी चाहिए, तीनों चैप्टर की जर्नल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पॉलिनोमियल्स की, ठीक है ना, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल की। आपको इन तीनों चैप्टर्स की जर्नल फॉर्म जो है वो कंफर्म होनी चाहिए भैया। जर्नल फॉर्म जानते हो ना कि इनको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसकी जर्नल फॉर्म जो है भैया वो है ax² प्लस by प्लस c टू 0। क्लियर है, ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है। इसमें आप पावर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। बहुपद का मतलब है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पद होंगे, वो सब बहुपद में आते हैं भैया। इसलिए इसमें 3 पद है, इसलिए अपन इसको बहुपद बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। ठीक है भाई, ये इसकी जर्नल फॉर्म हो गई। समीकरणों को हल करना आना चाहिए। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, सेकंड ये बन गया, तीसरा जो मोस्ट क्वेश्चन है इसमें वो आपको देखने को मिलेगा। आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल, एक चीज दिमाग में रखना डियर स्टूडेंट, शून्यांक यानी जीरोस, इक्वेशंस को सॉल्व करना, जीरोस फाइंड करना, फैक्टर फाइंड करना, ये तीनों एक ही चीज है। कुल मिला के बात ये कि आपको इक्वेशन जो दे रखी है उसको सॉल्व करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपको जो है अल्फा प्लस बीटा यानी इक्वेशन जो है उसके जीरोस का सम और मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा है, तो उससे आपको इक्वेशन रेडी करना आना चाहिए। जैसा कि आपको आता भी होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है ना, क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, यानी कि 2.2 जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से एक इक्वेशंस बनाने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इनका वेरिफिकेशन यानी कि जांच के लिए आपको पता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस का b/a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है डियर स्टूडेंट वो होता है c/a। तो वेरिफिकेशन यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। आ जाएगी चैप्टर नंबर 3, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। इसमें आप रैखिक समीकरणों की चर्चा करते हैं जिसमें कि 2 वेरिएबल होते हैं। 2 वेरिएबल जानते हो ना भैया, जिसमें x भी होगा और y भी होगा, ax प्लस by प्लस c। मैंने यहाँ पावर नहीं लगाई क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे मैंने पावर नहीं लगाई। तो लीनियर इक्वेशन इसी टाइप से होती है, इसको अपन जर्नल फॉर्म भी बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 3 की। क्लियर है भाई, आ जाओ। इनको आपको सोल्व करने के इस चैप्टर के अंदर जो है वो 3 मेथड आपको दे रखे हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है भाई, सेकंड नंबर पे आपको पता है प्रतिस्थापन विधि, फिर आती है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ इससे ये तो है नहीं, ये तो आने के चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। छोटा जो क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर ज्यादा मार्क्स का नहीं है, कम ही मार्क्स का आएगा, 3 या 4 मार्क्स का आपको हाफिली में देखने को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड में भी 4 मार्क्स का ही है। ठीक है भाई, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। छोटे क्वेश्चन जो आएंगे वो या तो जर्नल फॉर्म से पूछा जाएगा या फिर उसके बाद में जो है
आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इक्वेशंस जो है यानी ग्राफ की जो इक्वेशन ग्राफ जो बनते हैं वो हमारे 3 टाइप के बनते हैं, आपको पता होंगे। या तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, या ग्राफिकल जो लाइन होती है इक्वेशंस की जो लाइन रेडी होती है ग्राफ जब बनता है तो वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, या फिर वो एक के ऊपर ही दूसरी बनी हुई होती है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों ग्राफ बनते हैं, तीनों की बिना ग्राफ बनाए अपन जांच कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पहले पता लगा सकते हैं। किससे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2 से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं, है कि नहीं। इसकी आपको टेबल दे रखी है बुक में, तो वहां से इस टेबल को पढ़े। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि ग्राफ जो होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो इंटरसेक्ट होंगे, प्रतिच्छेद होंगे या समांतर होंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद में अपन चलते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसमें आपको देखो सबसे पहले तो जर्नल फॉर्म मैंने तीनों चैप्टरों की बता दी हुई, तो इस चैप्टर की जर्नल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2 होनी चाहिए, ax² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये लो, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यहां से क्वेश्चन 100% तीनों चैप्टरों की जो जर्नल फॉर्म है उसमें से एक क्वेश्चन किसी भी चैप्टर की आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको तीनों चैप्टरों की याद रखनी है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन तीनों की जर्नल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी नहीं करना डियर स्टूडेंट। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में तो ये आप लिख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 में लीनियर इक्वेशन रखनी है, तो वहां पावर नहीं लगानी, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद में इसमें जो है वो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई है, जिसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप गुणनखंड करते हो, है कि नहीं, और दूसरा सूत्र श्री धराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। क्लियर है डियर स्टूडेंट। ये तो यहाँ से आपको एक तो इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, और एक इसमें वो पूछ सकता है ग्राफ की प्रकृति, मतलब इक्वेशंस की प्रकृति, ठीक है ना। मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, यानी b² माइनस 4ac की तुलना करनी है, 0 से 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। ये आपको चैप्टर की समरी जो है वहां पे दे रखा है कि नहीं। तो चैप्टर की समरी आप अच्छे से पढ़े, 4ac, ठीक है ना। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों प्रकृति में मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना, इक्वल कब होंगे, है ना, अवास्तविक कब होंगे, इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को 100% एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद में अपन चलते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भैया इसमें से देखो सीधी सी बात है, 5.1 में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें बेसिक चीजें, या तो प्रथम पद यानी समांतर श्रेणी की इसमें बात हुई है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की कंप्लीट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। समांतर श्रेणी यानी एपी, प्रथम पद किसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए और डी फाइंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई भी आपको एपी दे दी, उसमें से ए तो आप देख के बता ही दोगे, डी पूछ सकता है कि डी फाइंड करो, तो क्या करेंगे, डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 करके, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डी पता लगा सकते हो। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं भी। 5.1 में तो बेसिक नॉलेज है। 5.2 में आपको एक फॉर्मूला यूज हुआ है AN वाला, पता है ना आपको, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और 5.3 जो है उसमें सम का फॉर्मूला फाइंड यूज हुआ है SN का, ठीक है ना, जिसमें आप n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला। और एक और फॉर्मूला था n/2 a प्लस l। ये कब यूज करते हैं, जब लास्ट टर्म आपको एपी में दे रखा हो। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद में चलते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6, इसमें ट्राइंगल सिमिलर। सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है वो है भैया कि आपको कोई भी 2 डायग्राम ऐसे बताने जो हमेशा सिमिलर होते हैं, है कि नहीं। ये 6.1 में है भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 ऐसे डायग्राम जो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो उसमें एक तो आता है भैया सर्कल और एक आता है स्क्वायर, ठीक है ना। एक तो आता है सर्कल और एक आता है स्क्वायर। 2 समरूप आकृतियां, 2 समरूप आकृतियों के उदाहरण। 2 समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है, एक तो होता है उसमें वर्ग और एक होता है क्या होता है, एक तो वृत्त, वर्ग और वृत्त। एक तो होता है स्क्वायर, एक होता है सर्कल। ये दोनों आकृतियों के नाम आपको पता होना चाहिए। बाकी समरूप होने के लिए किन किन कंडीशनों का होना जरूरी है वो भी आपको पता होना चाहिए। समरूप यानी सिमिलर होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो समरूप होने के लिए 2 आकृतियां हैं, उनको समरूप यानी समान रूप, एक जैसी दिखने में,
ठीक है ना। सिमिलर होने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी, तो इनकी जो साइड है भाई वो तो होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। और एंगल्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब तो वो क्या दिखेगी? सिमिलर होंगी, समरूप होंगी। ठीक है ना। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर की समरी जरूर पढ़ ले। ठीक है ना। लास्ट में जो समरी दे रखी है चैप्टर की वो समरी आप पढ़े। उसके बाद में चलते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 का बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 का बेसिक, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपसे पुट होंगे। क्या क्या क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जल्दी, स्पीड से थोड़ा ध्यान से समझ ले कि वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट सबसे पहला तो यही है कि ग्राफ, इसमें ग्राफ की बात हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ऐसी ज्यामिति, ज्यामिति किसे बोलते हैं? आकृतियों को। ऐसी आकृतियां जो कोई सी भी आकृति हो सकती है, उन आकृतियों को बनाने के लिए जिन लाइनों की या माप की हमें जरूरत पड़ती है उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्योमेट्री बोलते हैं अपन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक यानी कि जैसे कि मैं कहूं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचो तो 5 सेंटीमीटर ये जो लाइन है ये तो हो गई ज्योमेट्री, और 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया, निर्देश दिया है मैंने, तो निर्देशांक ज्यामिति। इसको अपन पढ़ेंगे ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन ग्राफ में से बन सकते हैं वो ये है कि ग्राफ के अंदर जो दोनों लाइनें दिखती हैं, है ना, ये वर्टिकल और ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा है इनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। तो इन दोनों रेखाओं को, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है ना। उसके बाद में ये जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए 0,0। क्लियर है। इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये लो। ठीक है ना। इसके अलावा और आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे दिया 5,6 दे दिया मान के चलो, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो आपको पता होना चाहिए किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। इसके अलावा आपसे भुज और कोटि के मान पूछा जा सकता है। इसको अपन बोलते हैं भैया भुज, और सेकंड वाले को बोलेंगे कोटि। एक को बोलेंगे भुज और एक को बोलेंगे कोटि। ठीक है ना। उसके बाद में डियर स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी डिस्टेंस फाइंड करना। ये मान के चलो ये कोऑर्डिनेट, अब ये होगा कहाँ भाई? यहाँ होगा कहीं 5,6 इधर होगा मान के चलो। ठीक है ना। ये इसकी डिस्टेंस किस किस से डिस्टेंस पूछ सकता है? ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से। 3 जगह से आपको इसकी दूरी निकालना आना चाहिए। तो ध्यान रखना कभी भी एक्स अक्ष से आपको डिस्टेंस पूछे तो वाई वाला आंसर होगा, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स वाला आंसर होगा। ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी, अगर कभी भी मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछे तो उसके लिए 2 फॉर्मेट होते हैं अपने पास, 2 फॉर्मूले होते हैं। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो या आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो या फिर आप दूरी सूत्र का प्रयोग करो। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपके 7.1 में यूज हुआ है। क्लियर डियर स्टूडेंट। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बेसिक अच्छे से पढ़े, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा इसमें जो है 7.1 में जो है वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है। 7.2 की मैं बात कर लूँ तो उसमें जो है विभाजन वाले फॉर्मूले जो है वो दोनों यूज हुए। कौन से? पता लगे ना, x, y के लिए जो है क्या था? अगर पॉइंट मिड में हो तो x1 + x2/2, और अगर y के लिए क्या यूज लेते थे अपन? y के लिए यूज होता था इसी में y1 + y2/2। ठीक है ना। इस तरह से इनको हटा लेना। उसके बाद में बात कर लेते हैं एक्स और वाई। जब आपको रेशियो दे रखा हो, जब किसी रेशियो में बाइसेक्ट करे, रेशियो जब आपको दे रखा हो यानी m1 m2 दे रखा हो, तो पता है ना आपको m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, इस टाइप की जो फॉर्मूले 7.2 आप अच्छे से पढ़े। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर यहीं से बनेगा भाई। ठीक है। उसके बाद में आगे चल लेते हैं डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 देखो बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन जिन स्टूडेंटों को आता है कंप्लीट वो तो अच्छे से पढ़े ही पढ़े, लेकिन जिसको नहीं आता मैं उन्होंने एक ही बात कहना चाहूंगा कि 8.1 और 8.2 ऐसे दोनों चैप्टर हैं जो कंप्लीट स्टूडेंट सभी तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी इनको कर सकता है। 8.1 और 8.2 को जो है वो पढ़ सकता है। तो 8.1 और 8.2 के क्वेश्चंस तो आप करें ही करें, यहाँ से आपको छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। 8.3 जो है भाई उसमें जो लास्ट वाले जो 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं वो 10 क्वेश्चंस जो हैं आप कंप्लीट सॉल्व करें। वहां से जो आपका 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा लास्ट में 4 या 5 मार्क्स का, वो यहीं से आएगा। वो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और में आएंगे वो। ठीक है ना। तो वो वहीं से क्वेश्चन
हिसाब से पुट होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आता है भैया, इसमें आपको सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री, इसमें कुछ भी नहीं है, मेन चीज है डायग्राम, गिनती के क्वेश्चन है इसमें, तो 14 क्वेश्चन है सारे, है ना, और 3 एग्जाम्पल है, तो 14 हो गया, 16 17 कंप्लीट क्वेश्चन है एग्जाम्पल सहित। खासकर इस चैप्टर की समरी जरूर पढ़े आप, ठीक है ना, इस चैप्टर का सारांश जरूर पढ़े, सारांश से एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा तो आपको पता है कि 16 या 17 क्वेश्चन है कंप्लीट एग्जाम्पल मिला के। मेन चीज है इसमें डायग्राम, तो डायग्राम आप अच्छे से पढ़ें। हाँ, एक हिंट मैं इसमें दे देता हूँ आपको, ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में क्योंकि है ही नहीं इसमें। एक हिंट में इतनी सी दे दूं कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें थ्योरी कम है, जैसे कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, पेड़ वाला क्वेश्चन, एक पेड़ आंधी के कारण टूट जाता है, उसका ऊपरी हिस्सा नीचे आ जाता है, ठीक है ना, एक तो पेड़ वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह के जो क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन, वो आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना, जिनमें ज्यादा थ्योरी लिखी गई है उनको ना पढ़कर जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से क्लियर करें, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। उसके बाद में अपना चल लेते हैं भैया चैप्टर नंबर 10 के अंदर। इसमें सर्कल्स की बात हुई है, तो ज्यादा लंबा चैप्टर ये भी नहीं है ना, लेकिन इसमें जो छोटे क्वेश्चन आएंगे वो 10.1 और इसकी समरी, सारांश जिसने अच्छे से पढ़ा है वो यहाँ पर बाजी मार जाएगा, क्योंकि इसमें से बड़े क्वेश्चन है ही नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन पूरे चैप्टर में ही नहीं है। लास्ट के 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं 10.2 में, वो थोड़े लेंथी हैं, बाकी तो सारे छोटे क्वेश्चन ही है इसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 और 12, इसमें मेन चीज है फॉर्मूला का, जिसको फॉर्मूले आते हैं वो अच्छे से कर पाएगा। फिर भी आप 11.1 और 11.2 जो है उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ें, यहीं से पूछा जाएगा, ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। इसमें खासकर जो क्वेश्चन है 11 चैप्टर नंबर 11 के अंदर, वो है आपके जैसे कोई भी क्वाड्रेंट का यानी कि सर्कल के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपको परिधि दे रखी है, रेडियस फाइंड करनी है ना, या परिधि दे दी, एरिया फाइंड करना है, रेडियस नहीं है, तो पहले परिधि यानी सर्कमफेरेंस से आप रेडियस फाइंड करोगे, उसके बाद में उसका एरिया फाइंड करोगे। तो इसमें फॉर्मूले जो हैं वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या क्या है इसमें देखो, एक तो सर्कल है, तो सर्कल में क्या क्या चीजें बनती है, एक तो सर्कमफेरेंस बनेगी और एक क्या बनेगी, इसका एरिया बनेगा। वो दोनों किससे निकलते हैं, रेडियस से, ठीक है ना। तो एक तो क्षेत्रफल और परिधि, ये आपको निकालना आना चाहिए। दोनों के फॉर्मूले 2πr और πr स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, इसमें एक आता है सर्कल सेक्टर और एक आता है सर्कल सेगमेंट, ठीक है ना। इन दोनों के फॉर्मूले भी आपको आना चाहिए, माइनर मेजर दोनों, ठीक है ना, यानी कि लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, यही तो फॉर्मूले हैं इसमें गिनती की, और कुछ है ही नहीं। लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, पता है ना, पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है। इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसके लिए क्या होता है, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर लो, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस कर लो, ये आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है वो त्रिज्याखंड का ही पार्ट होता है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला ये होता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से आपको माइनस करना है किसको, इस ट्राइंगल को, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। दीर्घ आपसे कभी पूछा नहीं गया, पूछा जाए तो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले, इसलिए पाई आर स्क्वायर में से इसको छोटे वाले को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये हो गया चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 के ऊपर चलते हुए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसमें तो देखो गिनती की 5 ही आकृति हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 फॉर्मूले कंप्लीट ही। सर क्या बोल दिया, अरे मैं कुछ नहीं बोला भाई, देखो इसमें है क्या, एक तो है अपने पास में कोण यानी शंकु, एक क्या है इसमें सिलेंडर यानी कि बेलन, एक क्या है इसमें घन यानी कि क्यूब, एक क्या है इसमें क्यूबोइड, ठीक है, और लास्ट जो बचा है वो है इसमें स्फेयर और हेमीस्फेयर। यही तो है, ये 6 आकृतियां हैं, 6 दूनी 12 मान लो, 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि किसी में सरफेस एरिया आता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों होते हैं, इसको अपन एल बोलते हैं, इसको अपन एच बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके फॉर्मूले जो हैं वो कंप्लीट आपको आने चाहिए, तो आप कर पाओगे। बड़े क्वेश्चन इसमें भी नहीं पढ़े, छोटे क्वेश्चंस आप पढ़े, क्योंकि आप देख रहे हो आपने जो सारे एग्जाम दिए उनमें छोटे क्वेश्चंस का मार्जिन ज्यादा है, और बोर्ड में भी ऐसा ही होगा, तो आप छोटे क्वेश्चंस पे विशेष फोकस करें, उनको अच्छे से पढ़े, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 13। ये कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, स्टैटिक्स बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है ना। वो आप अच्छे से पूरी वीडियो देख ले,
अगर आपने पूरी वीडियो देख ली होगी तो मैं गारंटी से कहता हूँ शायद इसके चैप्टर के अंदर तो आपको कोई डाउट रहा ही नहीं होगा। इसमें से बेसिक जो 3 चीजें वो मैं आपको बता दूं, फिर भी छोटे क्वेश्चंस बड़े तो भाई अपन करा नहीं सकते। इसमें छोटे जो क्वेश्चंस है मीन, मोड और मीडियन, तो मीन आपको फाइंड करना आना चाहिए। मीन के लिए कुछ नहीं होता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। ऊपर जितने भी ऑब्जर्वेशन नंबर दे रखे हैं उनका योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेसिक के लिए, मीन के लिए तो यानी माध्य के लिए तो ये फॉर्मूला आता है। कौन सा? ऊपर तो आता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और नीचे आती है आंकड़ों की संख्या, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में आता क्या है? मीडियन। मीडियन में क्या होता है? यानी माध्यक। माध्यक में होता है बीच वाला नंबर। जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है, उसको पहले आप आरोही अवरोही क्रम में जमाओ और फिर बीच वाला नंबर 1 2 3 4 5 बीच वाला नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है? माध्यक यानी मीडियन कहलाता है। उसके बाद में आता है बहुलक। क्या आता है? बहुलक यानी मोड, ठीक है ना, मोड। इसमें तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। वो क्या कहलाएगा? बहुलक। जैसे मैंने लिख दिया 5 3 2 5 1 6, इसमें 5 2 बार आया है इसलिए बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आना। क्लियर है? ठीक है भाई, आ जाओ। बाकी इसमें ज्यादा लेंथी जो क्वेश्चन है वो आपसे मीन और मीडियन दो चीज आप पढ़ लो भाई, ठीक है ना। मीन मीडियन पढ़ लो या मीडियन मोड पढ़ लो, ठीक है ना। जो बड़े जो क्वेश्चन आएगा, मीन तो देखो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, मोड और मीडियन इनके बड़े क्वेश्चंस जो है वो या तो मीन के साथ में जो है मोड आएगा या मीन के साथ में क्या आएगा? मीडियन आएगा, ठीक है ना। तो वो बड़े क्वेश्चंस कुल मिला के इसमें देखो, हाँ इसमें अपन ने मीन के 3 स्टेप्स पढ़ी थी, 3 मेथड पढ़े थे, है ना। जिसमें अपन ने पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी, कल्पित विधि, पग विचलन विधि, अरे स्टेप डिवीजन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड अपन ने पढ़े। तो आप जो है इसमें डायरेक्ट मेथड अच्छे से पढ़े, उनके चांसेस कम है, बाकी जो दोनों बच गए है ना उनके चांसेस कम है। उसके बाद में अपन बात कर लेते प्रोबेबिलिटी। सबसे शानदार चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 3 टॉपिक आप अच्छे से पढ़े। एक तो पासा आप अच्छे से पढ़े, डाइज आप अच्छे से पढ़े, इसके अलावा ताश की गड्डी, कार्ड्स अच्छे से पढ़े, है ना, ताश की गड्डी, ठीक है। इसके अलावा इसमें से एक लास्ट जो बच गया वो बच गया सिक्का, कॉइन, ठीक है ना। और हाँ, किसी भी चीज की घटना घटित होने और नहीं घटने होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। इस चीज को ध्यान से रखें। कोई भी चीज की घटित होने की प्रायिकता जो है वो आपको दे रखा होगा, नहीं होने की पूछेगा तो 1 में से माइनस कर लेना। ये डियर स्टूडेंट मैंने शॉर्टली पूरा कंप्लीट आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए हैं। हो सकता है ज्यादा लंबी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हो सकता है काश ये कल के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो, ठीक है ना। जितना मेरे को लगा मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाएं, कहीं ना कहीं आपको ये फायदा जरूर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।